यहाँ पर आयोजित है। इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र जी, इस क्षेत्र के विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, संगोष्ठी में उपस्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर तुलसीपुर प्रोफेसर रविशंकर जी, निदेशक और मुख्य कार्यकारी एम्स गोरखपुर मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, मेडिकल डायरेक्टर एमपी बिरला समूह हॉस्पिटल डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी, भारत के पूर्व औषधि महानियंत्रक और उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा एडवाइजर डॉक्टर जीएन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर केबी राजू जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राम कुमार जी, गुरु गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, आज के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में उपस्थित गोरखपुर के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले अकादमिक संस्थाओं में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले हमारे सभी यहां पर उपस्थित महानुभाव, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण और यहां के सभी युवा उत्साही हमारे छात्र छात्राएं, आज पितृविसर्जन का पावन पर्व भी है। पितृविसर्जन अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे भारत की परंपरा में यह मान्यता है कि जिसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हों, आभार व्यक्त करते हैं, तो उसके अनुरूप बनने का प्रयास, उनका जो सपना है, उनका जो संकल्प है, हम उसके अनुरूप अपने आप को बना सकें। हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया और उनका सपना था भारत दुनिया की एक ताकत बने। और पितृविसर्जन के अवसर पर हम सब विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की संगठन का हिस्सा बन रहे हैं, तो अपने पूर्वजों के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और इससे बड़ा नमन दूसरा नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए आयोजकों को सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संगोष्ठी के लिए विश्वविद्यालय और गोरखपुर के सभी प्रमुख अकादमिक संस्थाओं को आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को आज इस विश्वविद्यालय में भी आयोजित कर रहे हैं।
आपने पिछले कुछ दिनों से बात सुनी होगी। हम लोगों ने अचानक, मैंने अगस्त प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा हो, इसके लिए मैंने दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी थे, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, इन दोनों से मैंने इस बारे में आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि अच्छा हो सकता है, तो अच्छा होगा अगर सदन में चर्चा हो। मेरे मन में एक बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने 2022 में देशवासियों से कहा था कि हम देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन 2047 जब ये देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, हो सकता है उस समय बहुत सारे लोग न हो, लेकिन जो पीढ़ी आएगी वह हम सब को स्मरण कर सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक ऐसा भारत बनाया है जो भारत हम सब की आशाओं के अनुरूप है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। उस भारत के निर्माण के लिए उस समय जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए क्या करना होगा, पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। ये पंच प्रण, उन्होंने कहा कि गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना। गुलामी के अंशों का मतलब गुलामी की मानसिकता को, अपने अंदर की हीन भावनाओं को दूर करना, विरासत का सम्मान करना, अपने पूर्वजों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करना, अपनी सेना, अर्धसेना और यूनिफॉर्मधारी जवानों के कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव और सम्मान का भाव हमारे मन में हो। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे देश के जवान सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह के बगैर सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि पैरामिलिट्री या पुलिस का जवान 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रह करके रक्षा देने का कार्य करता है, उसके प्रति भी एक सम्मान का भाव और कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए। यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि विभाजित था। हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। ये जातिवादी मानसिकता, ये क्षेत्रीय विभाजन की मानसिकता, यह विभिन्न वादों में विभाजन की मानसिकता जो भारत की गुलामी का कारण बना था, उससे मुक्त होकर के हमें सामाजिक एकता के मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। समता मूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, वही राष्ट्रीय एकता बनेगा। और पांचवा जो उन्होंने बताया था वह नागरिक कर्तव्य। नागरिक अधिकारों की चर्चा सब करते हैं, हम कर्तव्यों की चर्चा कब करें? और उन नागरिक कर्तव्यों से जोड़ने के लिए, इन पंच प्रणों के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर देशवासी से आह्वान किया था। लेकिन यह बात 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कही। एक वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, तीसरा वर्ष बीता, हम लोग मान करके चलते थे कि आवाज कहीं ना कहीं से तो आएगी, लेकिन अंत में यह हुआ कि नहीं, अन्य जगह से आवाज आई, कम से कम उत्तर प्रदेश से ही इस आवाज को आगे बढ़ाएं।
और उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने जब इस बात को कहा, आप आश्चर्य करेंगे, जब मैंने सदन में इस बात की चर्चा करने के लिए मैंने दलीय नेताओं की बैठक में कहा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है और सदन चलेगा तो हमको अपनी बातों को दूसरे तरीके से, हमने कहा भी जो भी आपको बोलना है, जो भी आप बोलना है सदन में बोलिए, सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। जनता के मन में जो एक धारणा बनती जा रही है कि विधायिका में काम नहीं होता, चर्चा स्वस्थ चर्चा आगे नहीं बढ़ती है, हमें धारणा को समाप्त करना होगा। सदन चर्चा का एक केंद्र बिंदु बनना चाहिए, इस पर हम आगे, इस पर ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो पहले सहमति नहीं हो रही थी, मैंने कहा भी देखो, मैं चाहता हूं चर्चा केवल दिन में ही नहीं होनी है, एक बार जब चर्चा प्रारंभ हो तो लगातार चर्चा हो और प्रयास हो कि 24 घंटे तक सदन चले, रात्रि हो दिन हो। और मुझे आश्चर्य हुआ कि उस समय सबने फिर हामी भरी। मुझे इस बात का संकोच था कि अक्सर होता है कि सदन जब शुरू होता है भीड़ होती है, सभी सदस्य सदन में मौजूद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके फिर सदन में संख्या कम होती जाती है और अंत तक देखते हैं कि बहुत कम संख्या में सदस्य बचे रह पाते हैं। लेकिन जब विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ हुई तो मैं देर रात्रि में 11 बजे जब सदन में देखने के लिए गया कि क्या स्थिति है, आप आश्चर्य करेंगे कि तब भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायकों में से लगभग 300 से ऊपर सदस्य वहां मौजूद थे और विधान परिषद में 100 में से 70-80 विधान परिषद सदस्य सदन में मौजूद होकर के उस चर्चा में अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। विधानसभा में 190 सदस्यों ने अपनी बात को रखा, विधान परिषद में भी लगभग 70 से ऊपर सदस्यों ने अपनी बात को रखा और जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया वे लोग इस बात के लिए नाराज हो रहे थे कि साहब हमें अपनी बात को रखने का अवसर नहीं मिल पाया। यानी चर्चा आगे बढ़ सकती है, जहां हम मानते थे कि नहीं हो रहा है वहां भी चर्चा हो रही है। तो हम लोगों ने उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में फिर 300 से अधिक ऐसे इंटेलेक्चुअल को, जिसमें अवकाश प्राप्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अवकाश प्राप्त कुलपतिगण, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इकट्ठा की और उन लोगों से मैंने चर्चा की। मैंने कहा भी आप क्या उत्तर प्रदेश की विभिन्न अकादमिक संस्थाओं में जा सकते हैं, आज की पीढ़ी को क्या विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। वे सभी खुश हुए, उन्होंने कहा हम चलेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वह क्रम अभी लगातार चल रहा है। अलग अलग संस्थाओं में उन लोगों ने जाकर के अब तक 110 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में उन लोगों ने भ्रमण किया है और वे टीमें अलग अलग जगह जाकर के इन मुद्दों पर न केवल जनता से संवाद बना रही हैं बल्कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के बहुमूल्य विचारों को भी आमंत्रित कर रही है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परसों गाजियाबाद में था। गाजियाबाद में इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने और वहां के कुछ उद्यमियों ने इसी प्रकार की एक संगोष्ठी रखी थी। आज मुझे
इस संगोष्ठी का हिस्सा बनने के लिए गोरखपुर में आना पड़ा है। और गोरखपुर में आज मैंने 2 संगोष्ठी रखी हुई हैं यहाँ पर, उसमें से एक मुझे विश्वविद्यालय में मौका मिल रहा है, एक सिटी में ही एक दूसरी संगोष्ठी में भी, जो विकसित उत्तर प्रदेश और आत्म उत्तर प्रदेश को लेकर के ही है, उस पर भी आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि यह एक विषय चर्चा का विषय बन रहा है, और मेरा यह मानना है विचार कभी मरता नहीं है। अगर विचार सामने आया है तो मूर्त रूप भी लेगा, अवश्य लेगा, और उसी विश्वास के साथ आज हम सब इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत की बात कही थी तो उस समय पंच प्रण के साथ उन्होंने 9 संकल्प भी देशवासियों के सामने दिए थे, और वे बहुत छोटे छोटे हैं, जिसको हम सामान्य सी उसमें कह सकते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या के हिस्से किसी न किसी रूप में बनते हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जल के संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए, पानी बचाने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही खर्च करें। यानी अगर सरकार दे रही है तो हम जितना खर्च कर लें उतना नहीं। यह भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है जब हम फिजूल खर्ची करते हैं। तो जल संरक्षण, दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ मां के नाम, हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और जिसको लगा रहे हैं उसका संरक्षण भी करें। तीसरा स्वच्छता का मिशन, स्वच्छता के बारे में इस क्षेत्र के से अच्छा और कोई उसकी ताकत नहीं पहचानता। इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी उसका मुख्य कारण गंदगी था। आज गंदगी मुक्त हुआ, इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो गया। हजारों मौतें होती थी इंसेफ्लाइटिस से। उत्तर प्रदेश में 1977 से 2017 तक 50,000 बच्चों की मौतें हुई हैं, और 17 के बाद जब सरकार ने अपनी फोकस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, परिणाम है इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया। आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। यानी एक ऐसी बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है जो लोगों के लिए असाध्य थी, लेकिन वह नियंत्रित हो गई। स्वच्छता उसका एक महत्वपूर्ण कारक था। आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी मॉडल को हमें अपनाना पड़ेगा। हां, समय के अनुरूप उसकी डिजाइन में, उसकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा। हम डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन दें, और लोकल फॉर लोकल। पांचवा, देश दर्शन। हम घूमने के लिए जाते हैं, विदेशों की ट्रिप की बजाय अगर अपने ही देश के अंदर हमें स्पिरिचुअल टूरिज्म में जाना है तो क्या हमारे तीर्थ यहां पर हैं, 4 धाम यहां पर हैं, 51 शक्तिपीठ यहां पर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग यहां पर हैं, सब कुछ तो यहां पर हमारे हैं। हमें हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से देखना है, वह भी भारत के अंदर है। एक लंबी लड़ाई दासता के खिलाफ भारत ने लड़ी है, आक्रांताओं के खिलाफ लड़ी है। हमें को टूरिज्म के लिए देखना है तो भारत से अच्छा कहां है? फिर हम बाहर क्यों भागना चाहते हैं? अपने ही देश में अपना पैसा अपने ही देश में खर्च करिए। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, यानी नेचुरल फार्मिंग, ये जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की साइड इफेक्ट हैं, कैंसर के रूप में, किडनी फेल्योर के रूप में, और भी तमाम प्रकार की बीमारियों के रूप में जिस रूप में देखने को मिल रही हैं। एक अनुमान है कि आने वाले कुछ समय के बाद भारत यानी मधुमेह का एक बहुत बड़ा वो बनने जा रहा है। इससे बचने के लिए संयमित और नियमित दिनचर्या,
और इसके लिए खान पान से लेकर के हर एक उसको हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा अभी से। और इसके लिए नेचुरल फार्मिंग लागत को भी कम करता है, उत्पादन को भी उससे बेहतर बनाने में और स्वस्थ दिनचर्या के लिए एक स्वस्थ भोजन की व्यवस्था के साथ आपको जोड़ता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना यानी समय पे जगना, समय पे उठना, योगासन करना, मॉर्निंग वॉक के साथ निकलना, ये सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की कार्रवाई। 8वां, योग और खेल के जीवन में लाना। और 9वां, किसी न किसी नेशनल मिशन के साथ जुड़ करके गरीबी हटाने के साथ, किसी गरीब की सहायता के साथ, किसी दिव्यांग की सहायता के साथ, किसी महिला की सहायता के साथ, किसी निराश्रित बच्चे की सहायता के लिए अपने आप को समर्पित करना। और इन सभी कार्यों के साथ अगर हम इन 9 संकल्पों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप देखेंगे हम आधारशिला तैयार कर रहे हैं विकसित भारत की। पंचप्रण के साथ 9 संकल्प जो हमारे दैनिक जीवन के हिस्से हैं, जो हमें उस प्रक्रिया का हिस्सा बनाती है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा अपने और दुनिया के सबसे पुराने महाकाव्य रामायण से। देखिए, हर देश का अपना एक कैरेक्टर होता है, उसका अपना एक नेशनल कैरेक्टर होता है। आप दुनिया के अंदर कहीं भी जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, कला के प्रेमी मिलेंगे। आप जर्मनी में जाएंगे, टेक्नोलॉजी के प्रति उनका उतना ही बड़ा आग्रह होगा। आप ब्रिटेन में जाएंगे, उनके मन में व्यवसाय के प्रति उतना ही बड़ा आदर का भाव होगा। आप भारत के अंदर जाएंगे तो पूरे भारत के अंदर आप देखते होंगे कि कमोवेश भारत का हर नागरिक आध्यात्मिक वृत्ति के साथ जुड़ा होता है। किसी न किसी रूप में उसके मन में यह भाव होता है, क्योंकि हर एक का अपना एक नेशनल कैरेक्टर है और यहीं से शुरू होता है। रामायण महाकाव्य को रचते समय महर्षि नारद से यही प्रश्न वाल्मीकि करते हैं।